वैसे रक्षा मंत्री को भटकना नहीं चाहिए, लेकिन भटकने के बाद भी सही रास्ते पर आ जाए तो शिकवा शिकायत की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। सबसे पहले तो मैं TV9 ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके 8 वर्ष पूरे होने पर इस ग्लोबल समिट के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। मैं देख रहा था कि ग्लोबल समिट की थीम क्या है। तो ग्लोबल समिट की थीम है विश्व गुरु, कितने दूर और कितने पास। मैं असमंजस की स्थिति में था कि इस पर मैं क्या बोलूं। देश कितनी तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, यहीं तक अपनी बातों को सीमित रखूं, या भारत को विश्व गुरु बनने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या भारत के अंदर था कि भारत विश्व गुरु बना, इन सब सारी विषयों पर मैं चर्चा करूं। सारे विषयों पर भी मैं चर्चा करूंगा तो कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे का की यही स्पीच होगी, इसलिए लंबी अपनी स्पीच को नहीं करूंगा। आर्थिक प्रगति के बारे में तो ज्यादा मैं यहां चर्चा करूंगा, लेकिन मैं यह मानता हूं कि भारत जब विश्व गुरु था तो भारत धनवान भी था, भारत बलवान भी था, भारत ज्ञानवान भी था, भारत चरित्रवान भी था। और भारत केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली देश नहीं था, बल्कि भारत एक आध्यात्मिक भारत के रूप में भी सारे विश्व में जाना जाता था। यदि मैं अध्यात्म की यहां चर्चा कर रहा हूं तो इसका अर्थ कदापि यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म है। मैं तो यह मानता हूं कि मन का एलिवेशन, मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। कल्पना करिए कि हमारे इस देश में कैसी कैसी आध्यात्मिक हस्तियां थीं जिन्होंने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया के किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से ही गया है सारे विश्व को। यानी हमारे देश के लोगों का मन कितना बड़ा था, मन कितना एलिवेटेड था। और मैं तो यह भी मानता हूं, मन जितना ही बड़ा करते चले जाइए, उसी के अनुपात में सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाती है और व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता है। मैं मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का टीचर रहा हूं, इसलिए मैं कभी कभी इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में भी लोगों के सामने अपनी बात रखता हूं कि थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि आपका मन या सर्किल है, एक वृत्त है, तो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस यानी उसकी परिधि जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, यानी अपना मन जैसे जैसे बड़ा करते चले जाएंगे, उसी के अनुपात में आपके आनंद, सुख, आनंद और परमानंद की अनुभूति स्वाभाविक रूप से बढ़ती चली जाएगी। मैथमेटिकल इक्वेशन में उसे कहना हो तो कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद। खैर, परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड होता नहीं है, ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से इस कार्यक्रम की को जो इनिशिएट कर रही थी, मैं नाम से थोड़ा परिचित नहीं हूं, उन्होंने कहा कि विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी की है तो भारत की है। यह सच्चाई है, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं मानता हूं कि आज भारत दुनिया के उन देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है जो विकसित देश बनने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए ब्रेकआउट नेशंस में जिनकी गणना की जा रही है, ऐसे देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। आप ये कहेंगे कि ब्रेकआउट नेशन ये है क्या? ब्रेकआउट नेशन हम उसे कहते हैं जिसके अंदर
एक डेवलप्ड कंट्री बनने का पोटेंशियल है, और जो देश डेवलप्ड कंट्री बनने की दृष्टि से पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने पिछले 8 वर्षों के अंदर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ब्रेकआउट नेशन से निकलकर एक स्टैंड आउट नेशन के रूप में अपनी पहचान बनाया है। अब आपको यह लग रहा होगा कि स्टैंड आउट नेशन क्या होता है। जो कुछ ऐसे देश होते हैं जो कि डेवलप कंट्री बनने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं, उनमें जिनके द्वारा बहुत तेजी के साथ आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स किए जाते हैं, उन्हें हम स्टैंड आउट नेशंस की श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं। तो भारत इस दृष्टि से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने पिछले 8 वर्षों में यह भी महसूस किया होगा कि भारत ने हर फ्रंट पर जहां आवश्यक हुआ है मेजर चेंजेज लाने में, यानी बड़े परिवर्तन करने में, कभी भी कोताही नहीं बरती है, कहीं पर भी हिचक नहीं दिखाई है। बड़े से बड़ा फैसला लेना पड़ा, जोखिम भरे भी फैसले लेने पड़े हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उन फैसलों को लेने में कभी देर नहीं की है। और यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि आजादी मिलने के बाद कई दशकों तक भारत की अपेक्षाएं जिस हद तक पूरी हो जानी चाहिए थी, उस हद तक वह पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए साहसिक फैसले समय से लेने की आवश्यकता थी। इसलिए 2014 यानी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली, तो उनका फोकस, पूरा फोकस इस बात पर था कि भारत को 20वीं शताब्दी के माइंडसेट से बाहर निकालकर उसे 21वीं शताब्दी की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए। उनकी यह पूरी कोशिश थी। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों के सामने 2 मंत्र रखे थे। पहला मंत्र मैं याद दिलाना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विश्वास। और इसके बाद जो दूसरा मंत्र उन्होंने दिया था, वो कहा था सबका प्रयास और सबका विश्वास। यह मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक इंक्लूसिव और वेलफेयर ओरिएंटेड ग्रोथ की दिशा में बढ़ने के लिए हम लोगों को यह दिया गया एक संदेश था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने सरकार से कही, वह थी कि हमें रिफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है, और हमें साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म भी करना है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को लेकर आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने 8 वर्षों में कई प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल जो भी रिफॉर्म्स आवश्यक थे, वह सारे रिफॉर्म्स करने में भी रंच मात्र हिचक नहीं दिखाई है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं अपना फोकस इन्हीं रिफॉर्म पर केंद्रित करूंगा, क्योंकि इन रिफॉर्म्स ने नए भारत की दिशा तय की है, नए भारत की दशा तय की है। और यह सुधार हर सेक्टर में किए गए हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कुछ ही ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कि यह रिफॉर्म किया गया है। कोशिश हम लोगों की रही है कि हर सेक्टर में ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, बैंकिंग हो, टैक्सेशन का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में इस प्रकार के रिफॉर्म किए गए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हर जगह बिग एंड बोल्ड रिफॉर्म्स किए गए। यह कोई नहीं कह सकता केवल दिखावे के लिए अथवा नॉमिनल जो स्टेप्स गवर्नमेंट के लिए रिफॉर्म्स के लिए उठाए जाने चाहिए, बस वैसे ही उठाए गए। और यदि मैं बहुत विस्तार में जाकर इन सारे रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए समय की मर्यादा का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात कुछ मुद्दों पर आप सबके सामने यहां पर मैं रखना चाहूंगा। मित्रों, प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालते ही अपनी सरकार देश के गरीबों को समर्पित की। और मुझे याद है कि शपथ लेने के बाद जब मंच से हम लोग उतरे तो मैं भी साथ जा रहा था। मीडिया के मित्र खड़े थे, उन्होंने पूछा कि आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, शपथ का काम पूरा हो गया है, कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का पहला सेंटेंस यह था, कुछ नहीं, हमारी यह सरकार देश के गरीबों को समर्पित है। क्योंकि वह मानते रहे कि जब तक देश की गरीब जनता का सशक्तिकरण नहीं होगा, उनका कल्याण नहीं होगा, तब तक एक सशक्त और स्वाभिमानी भारत
कि हमारी यह संकल्पना भी अधूरी रह जाएगी, किसी भी सूरत में हमारा यह स्वप्न पूरा नहीं होगा। इसलिए शुरुआत ही उन्होंने गांव, गरीब और किसान से की कि इनका विकास होना चाहिए, इनका कल्याण होना चाहिए। और आपको याद होगा कि 2014 में देश में करीब 18,000 ऐसे गांव थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी की इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद 18,000 ऐसे गांव थे जहां की एक बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा था। हर गांव को सड़क से जोड़ने का, मैं बहुत ही ब्रीफली यह बातें आपके सामने रख रहा हूं, इस काम को भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरा किया। हर गांव को सड़क से जोड़ने का यह संकल्प बहुत पहले लिया गया था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी तेजी से इस दृष्टि से प्रयास प्रारंभ किया था। इस काम को भी हमने पूरा किया। यह भी संकल्प लिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि मैं 2022 तक यह कोशिश करूंगा ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि हमारे भारत में एक भी व्यक्ति कच्चे मकान में अथवा झोपड़ी में रहने के लिए वह मजबूर न हो। हमने इस संकल्प को भी पूरा किया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में गए होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की माताएं बहनें घड़े पर घड़ा पानी से भरकर सुबह और शाम अपने घरों में लाती हैं और अपने परिवार की जल की आवश्यकताओं को वह उससे पूरा करती हैं। स्नान भी करना होता है तो संभाल कर किया जाता है कि पूरे घड़े से स्नान न किया जाए, बल्कि 1/3 घड़े से ही स्नान करके स्नान करने की औपचारिकता को पूरा कर लिया जाए। शायद अब किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा और संकल्प लिया कि फला समय तक कोशिश हमारी होगी कि 2024 समाप्त होते होते हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं पहुंचना चाहिए जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल से उसे जल न मिलने लगे। ऐसा एक भी घर शेष बचना चाहिए। और इस संकल्प को भी अभी पूरा नहीं हुआ है 100%, लेकिन काफी हद तक मोर देन 60% इसमें हम लोगों ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुझे याद है क्योंकि मैं कैबिनेट में उनका एक सहयोगी हूं। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात चल रही थी तो उसमें प्रधानमंत्री जी बैठे थे, एक बैठक हो रही थी और उस समय साथ केवल मैं था। तो मैंने इसके पूछा यह कैसी संकल्पना है प्रधानमंत्री जनधन योजना की। उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी परिवार शेष न बचे जिस परिवार का बैंकों में खाता न हो। सबका हम बैंकों में खाता खोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा संभव है? कहने नहीं, इसको तो हमको 1 साल के अंदर इस काम को पूरा करना है। और मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी इस बात की, 1 साल के अंदर इस लक्ष्य को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया और लगभग 45 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते खुल गए। कोई यह कह सकता है कि बैंकों में खाते खुलने से लाभ क्या हुआ है, क्या इससे मिलने वाला है, लेकिन आपने भी अब महसूस किया होगा, पहले गवर्नमेंट के द्वारा कोई सब्सिडी, कोई सहायता यदि किसी को देनी होती थी तो बैंक के अकाउंट से, बैंक के खाते से वह निकलती थी तो कहां जाती थी, किसके जेब में जाती थी, कितना उस लाभार्थी को मिलना चाहिए, मिल पाता था, इसके बारे में मुझे ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी इस संबंध में चिंता व्यक्त की थी। मैं राजीव गांधी जी की मंशा पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन उन्होंने भी चिंता की। क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा गरीबों को भेजते हैं, लेकिन 100 पैसे में से बामुश्किल 14 पैसा उन तक पहुंच पाता है। यह चिंता व्यक्त की थी। चिंता राजीव गांधी जी ने व्यक्त की थी, लेकिन उस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आज 100 पैसा बैंक के खाते से निकलता है तो 100 का 100 पैसा समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के वह जेब में पहुंच जाता है। यानी करप्शन रूट आउट यदि हम करना चाहते हैं, करप्शन हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो केवल भाषण के द्वारा नहीं हो सकता, उसमें सिस्टम में हमको बदलाव लाना पड़ेगा। और सिस्टम में बदलाव लाने का यह काम हमारी गवर्नमेंट ने बखूबी किया है।
मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि 100% करप्शन के फ्रंट पर हमको कामयाबी मिल गई, लेकिन काफी हद तक कामयाबी हमको मिली है और अधिक रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपको, वह और जो भी रिफॉर्म्स आवश्यक हैं वह रिफॉर्म हम लोग करेंगे, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो। क्या कोई यह कल्पना कर सकता था भारत में क्या ऐसी भी स्थिति भारत में पैदा होगी? ऐसा भी कोई व्यक्ति आएगा जो इस बात की पक्की गारंटी ले लेगा कि तुम झोपड़ी में रहते हो, तुम्हारी जेब में एक पैसा नहीं है, 100-200 का तुम्हारे ऊपर कर्ज होगा, लेकिन तुम बीमार हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे, तो बीमारी के कारण हम तुमको मरने नहीं देंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि आज बीमार हो जाता है, उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, तो 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाता है एक साल में। जरूरत हुई दूसरे साल भी 5 लाख रुपए खर्च करने की, तो आयुष्मान भारत कार्ड की योजना के माध्यम से उसे 5 लाख रुपए का दूसरे वर्ष भी मुफ्त इलाज मिलता है। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था पहले। कोविड के समय में भी, अब सरकार की संवेदनशीलता की यहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। कोविड का संकट एक बड़ा संकट था, बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस समय भी साहस के साथ हमारी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया। लोग मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों से लोग छोड़कर निकल रहे थे, अपने अपने गांवों की तरफ लौट रहे थे। आजीविका का कोई साधन शेष नहीं बचा था। सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्रीज, एमएसएमई सब बंद हो गए थे। खाने पीने के लाले पड़ गए थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए फैसला किया, जितने भी लोग हैं काम छोड़कर जो घरों में पहुंचे हैं, जिनके पास खाने की जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है, उनके लिए हम राशन की व्यवस्था करेंगे। और आपको ये सुखद आश्चर्य हुआ होगा कि 80 करोड़ परिवारों को उस समय जो हम लोगों ने मुफ्त राशन देना प्रारंभ किया, वो मुफ्त राशन देने का सिलसिला आज भी यह चल रहा है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि साहब ये मुफ्त वाली व्यवस्था ये उचित नहीं है। मैं मानता हूं एक सीमा तक, लेकिन भारत के चरित्र को हमको समझना पड़ेगा, भारत में पॉपुलेशन के कॉन्फिगरेशन को हमको समझना पड़ेगा, संरचना को समझना पड़ेगा। एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमें उसकी चिंता करनी पड़ेगी। इस सच्चाई को भी हम नहीं भूल सकते। हां, लेकिन उनको वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसके लिए सशक्त भी बनाने की भी हमको कोशिश करनी पड़ेगी। किसानों के लिए भी, किसानों की मांग हुआ करती थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाइए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाइए। मैं बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत हद तक हमारी सरकार ने बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। मैं कह सकता हूं कि 8 वर्षों के अंदर 1.5 गुने से अधिक हम लोगों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये बढ़ाई है। अब केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई भी नहीं है, आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी खरीद होती रही है उससे बहुत अधिक खरीद हमारी गवर्नमेंट ने की है। यानी गांव, गरीब और किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पिछले 8 वर्षों में हमारी सरकार ने मिशन मोड में काम किया है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कोविड महामारी के दौरान ही एक बड़ा काम हुआ था, शायद आप लोगों का ध्यान उस ओर गया है कि नहीं हुआ, नहीं गया है। डिजिटल रिवॉल्यूशन यह परवान चढ़ गया था। कभी कैश लेन देन के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहने वाला हमारा यह भारत आज सिर्फ 1 महीने में 6 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से 10 ट्रिलियन रुपए की लेन देन कर रहा है। यह है डिजिटल रिवॉल्यूशन। और एक नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर बीसीजी, फोन पे, उसको जानते होंगे, के मुताबिक 2026 में भारत में 65% लेन देन डिजिटल होंगे और इनका मूल्य करीब $10 ट्रिलियन होगा। यह उस सरकारी रिपोर्ट का, गैर सरकारी रिपोर्ट का यह दावा है, उस एजेंसी का दावा है। और साथियों, हमारी सरकार ने जनधन खातों, मोबाइल, आधार को जोड़कर एक जैम स्ट्रेटजी पर काम किया है।
जिसका नतीजा हुआ है कि गरीबों को सीधे उनके बैंक के खाते में सब्सिडी और अन्य सहायता धनराशि स्वाभाविक रूप से पहुंच रही है। और मैं कह सकता हूं इसके कारण ईज ऑफ लिविंग का भी लोगों को अनुभव हुआ है। और हमारी सरकार ने जहां आम इंसान की ईज ऑफ लिविंग की चिंता की है, वहीं पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले भी हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और 2014 में जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से 143 इस स्थान पर खड़े थे, आज हम 63वें स्थान पर खड़े हैं, यानी 63। यह इंप्रूवमेंट हुआ है। मुद्रा योजना के माध्यम से लोगों को कर्ज दिया। जब मैं मुद्रा योजना की बात कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच में करता हूं तो लोग कहते हैं मुद्रा योजना में लाभ किसको मिला? मैंने कहा आपको मालूम नहीं है। मैं आंकड़े देना चाहता हूं। मुद्रा योजना यानी सस्ते दर पर जिनको ऋण दिया जाता है कामकाज करने के लिए, रोजगार करने के लिए, 35 करोड़ लोगों को हम लोगों ने दिया है। और 8 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ यह जो इतना कर्ज दिया गया है लाभार्थियों को। और मित्रों, किसी भी देश की ताकत और उसकी मजबूती अर्थव्यवस्था होती है। इस सच्चाई को आज कोई नकार नहीं सकता। और भारत की अर्थव्यवस्था को नई बुलंदी तक पहुंचाने के लिए बड़े ही योजना ढंग से हमारी सरकार काम कर रही है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यहां एक और सरकार ने टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं, बैंकिंग प्रोसेस में भी काफी सुधार लाए गए, और लेबर जो कानून हैं उनमें को संशोधित करने की जरूरत पड़ी है, उसे भी हम लोगों ने संशोधित किया है। वहीं देश में मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कई विशेष प्रयास भी किए हैं। कोविड संकट के समय में कुछ सेक्टर्स की प्रोडक्शन लाइक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से हैंड होल्डिंग भी की गई है। और इस हैंड होल्डिंग के चलते ही कोविड के संकट के बावजूद देश में एक्सपोर्ट्स नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। और 2021-22 में $418 बिलियन का यह एक्सपोर्ट भारत ने किया है। यह अपने में एक रिकॉर्ड है। मिशन शक्ति योजना, यह योजना 100 लाख करोड़ रुपए की यह योजना है। और इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसके तहत तैयार करने का निर्णय लिया गया है। एक ऐसा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान बनाया गया है जो देश में हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो रेल बनाने की दिशा में तेजी के साथ काम हो रहा है। सरकार का फोकस है कि मेट्रो या अन्य विश्वस्तरीय अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की ही वह केवल शोभा न बने, बल्कि लखनऊ, कोच्चि, कानपुर जैसे और उससे छोटे नगरों की भी वह को विकसित कर सके, उसकी भी वह शोभा बने। देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरित भी किया गया है। मुद्रा योजना इस दिशा में एक सफल कदम साबित हुआ है। और मैं कह सकता हूं मुद्रा योजना के माध्यम से के साथ साथ स्टार्टअप और स्टैंड अप करिश्मेटिक काम हुआ है। यह जो प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने चलाया है, कुछ वर्ष पहले जहां पर मैं कह सकता हूं 2014 में जहां पर इस देश में 400-500 स्टार्टअप थे, आज आपको जानकर खुशी होगी, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। 2014 में 400-500 स्टार्टअप इस भारत में थे, लेकिन आज 2022 में मोर देन 70,000 स्टार्टअप्स भारत में काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये स्टार्टअप चलाने वाले लोग, कंपनियां जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, बड़ी बना लेती हैं, जानते हैं 100 यूनिकॉर्न इस समय भारत में है। 100 यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न उन्हें कहते हैं कि जिनका सामान्यतः 1 बिलियन से ज्यादा की पूरी कैपिटल हो जाती है, वो कंपनी हो जाती है, लगभग 7-7.5 हजार करोड़ रुपए की। 100 बिलियन। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि आज हमारा भारत पूरी दुनिया में केवल अपनी जरूरत के लिए ही अपना उत्पादन नहीं करना चाहता, बल्कि पूरी दुनिया की जरूरतों को पूर्ति करने के लिए भी भारत काम कर रहा है। जब कोविड का संकट था,
उस समय हम लोगों की कैसी भूमिका रही है वह बतलाने की जरूरत नहीं है। मीडिया के माध्यम से निश्चित रूप से आप सबको जानकारी होगी, इसलिए उसके मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि रक्षा मंत्रालय ने भारत रक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के लिए कई कदम उठाए हैं। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारा पूरा भारत ही पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और इस दृष्टि से हमारी सरकार ने अच्छा प्रयत्न प्रारंभ किया है। और लेकिन रक्षा मंत्रालय के बारे में मैं कह सकता हूं, आत्मनिर्भर भारत अभियान का फ्लैग बियरर यदि कोई मंत्रालय है तो हमारा रक्षा मंत्रालय है। और हम आज मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में ही रक्षा सामग्री तैयार करने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए, उस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपको पहली बार यह सुनने को मिलेगा, कैपिटल प्रोक्योरमेंट का जो हमारा बजट होता है, इस साल हमारा 85,000 करोड़ था, यह हमने प्रतिबंध लगा दिया है। आउट ऑफ 85,000 करोड़ 68% प्रोक्योरमेंट केवल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से होगा। वो पीएसयूज भी हो सकती हैं और हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनसे हो सकती है। प्राइवेट इंडस्ट्री के लोगों को शिकायत रहती थी कि साहब गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें जिस प्रकार का जो ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो आपको यह जानकर खुशी होगी, यह भी तय कर दिया है कि 68% जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होगा उसमें 25% तो प्राइवेट इंडस्ट्री से ही वो प्रोक्योरमेंट होगा, 25% केवल प्राइवेट इंडस्ट्री से होगा। भारत में जो सामान बनाए जा सकते हैं, ऐसे 310 आइटम्स की हमने एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी तैयार की है। और ये हम लोगों ने फैसला किया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कुछ आइटम्स के लिए 2022, कुछ आइटम्स के लिए 2023, कुछ आइटम्स के लिए 2024, ये तय कर दिया। इसके बाद यह 310 आइटम्स हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में हम दुनिया के दूसरे देशों से नहीं खरीदेंगे, भारत में बनेगा, भारतवासियों के हाथों से बनेगा, भारत की धरती पर बनेगा। यह हम लोगों ने फैसला किया है। और साथियों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मुझे इस बात का कि गौरव की अनुभूति है, गर्व नहीं है, गौरव है कि आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में भी भारत की गिनती दुनिया के टॉप 25 कंट्रीज में होने लगी है। अभी तक हमारा भारत अभी इंपोर्टर की कंट्रीज की क्यू में खड़ा था, अब एक्सपोर्टर की कंट्रीज की भी क्यू में डिफेंस के मामले में भारत हमारा खड़ा हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी इस बात की कि 2014-15 में सिर्फ 1940 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत करता था, 1940। 2021-22 में इतने ही समय में आपको जानकर खुशी होगी अप्रॉक्सीमेटली 13,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। यह मोर देन 600% की यह वृद्धि हुई है। और हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर हम 40,000 करोड़ रुपए तक ले जाएं। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हम इस टारगेट को निश्चित रूप से अचीव करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जो इस समय संघर्ष चल रहा है, आप हमारे सामने भी मैं देखा कि जो वो चल रही थी वह स्क्रिप्ट, उसमें भी उसने यह साफ कर दिया है, जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसने यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि यदि किसी के साथ दुनिया में युद्ध होता है तो हम दूसरे देशों पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रह सकते हैं, बल्कि हमें सुरक्षा अपने ही दमखम के आधार पर हमको करनी पड़ेगी। यह निष्कर्ष निकलता है। इसलिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर बने, और इतना ही नहीं है, आत्मनिर्भर भी बने और हमारे जो फ्रेंडली कंट्री हैं, मित्र देश हैं, उनकी भी रक्षा आवश्यकताओं को, डिफेंस जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी फुलफिल करने की हमारे अंदर कुवत हो, क्षमता हो, यह भी आवश्यक है। और इसके लिए हमने जहां डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खोले,
वहीं जो 200 साल से चली आ रही हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैं, 200 साल ऐसी 41 हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो फैक्ट्रीज थी, और आपको जानकर खुशी होगी उनका कारपोरेटाइजेशन कर दिया है और 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दी है। 7, 41 को तोड़कर 7 बना दी है, और बहुत ही वो कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट बनाने का हमने फैसला किया था। और आज जो हमको कामयाबी मिली है, मैं कह सकता हूं इन 7 कंपनियों में से 6 ने प्रॉफिट दर्ज कराना शुरू कर दिया है। नहीं तो जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सारी फैक्ट्रियां सब लॉस में चल रही थी, कारपोरेटाइजेशन होने के बाद ही, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनने के बाद ही 6 कंपनियां इस समय जो है प्रॉफिट दर्ज करा रही है। यह एक मेजर अचीवमेंट है। पहले सारी की सारी कंपनियां नुकसान में चल रही थी। मैं मानता हूं कि डिफेंस सेक्टर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कारपोरेटाइजेशन आजाद भारत का सबसे बड़ा डिफेंस रिफॉर्म के रूप में जाना जाएगा, सबसे बड़े डिफेंस रिफॉर्म के रूप में जाना जाएगा, और इसके अच्छे नतीजे आने वाले दशक में पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी सारी दुनिया को देखने को मिलेंगे। रक्षा क्षेत्र में और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। CDS नामक एक संस्था का भी हम लोगों ने गठन किया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इसके माध्यम से आर्म फोर्सेस में ज्वाइंटनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं कि अलग थलग हमारी थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इनके बीच भी इंटीग्रेशन होना चाहिए, ज्वाइंटनेस होनी चाहिए। इसके लिए भी काम किया जा रहा है, और एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। आप सबको मालूम है हमारे CDS जो पहले बने थे वो जनरल बिपिन रावत, लेकिन दुर्घटना के बाद वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की है कि जो यह सब सारा रिफॉर्म करने की जो हमारी रफ्तार थी वो किसी भी सूरत में धीमी न पड़ने पाए। साथियों, अब मैं चर्चा करना चाहूंगा रक्षा क्षेत्र में किए गए तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म की, क्योंकि रक्षा क्षेत्र की बात कही गई है और मुझसे अपेक्षा की गई है, ऐसा मुझे कहा गया था, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म की जो रक्षा क्षेत्र में हुए हैं, जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश में चल रही है, और इसी हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार ने अग्निपथ योजना पर देश के सामने जो है प्रस्तुत किया है, और यह योजना इस देश की आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। अब इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है, अथवा हो सकता है कि एक नई स्कीम होने के कारण लोगों के अंदर इसमें कोई भ्रांति पैदा हो रही है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद, और वर्षों से, लगभग 1.5-2 वर्षों से लगातार इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा करते रहे, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके साथ भी चर्चा हुई है, एक कंसेंसस बनने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यानी हम चाहते हैं कि देश के अधिकांश नागरिकों में एक सेंस ऑफ मिलिट्रीशिप, एक डिसिप्लिन का भाव, एक अनुशासन का भाव, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यह जो है उनके अंदर पैदा हो। हम लोगों ने यह फैसला किया कि अग्निवीर 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी। 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, 3.5 वर्ष शेष एक सैनिक के रूप में देश को अपनी वह सेवाएं देंगे। लेकिन इन 4 वर्षों के अंदर जो उनको सैलरी दी जाएगी, 30,000 रुपये पर मंथ से लेकर 40,000 रुपये तक की वह सैलरी है, और कुछ कंट्रीब्यूशन उनका होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। सब मिला जुलाकर 4 साल पूरा होने के बाद, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा, मेजर कंट्रीब्यूशन उनका नहीं होगा, उनकी सैलरी से नहीं काटा जाएगा, मेजर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा। 4 साल समाप्त होने के बाद उनके हाथ में 11,71,000 11,71,000 यह रुपया उनके हाथ में आएगा। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है, यदि वह हाई स्कूल पास होने के बाद वह सैनिक बने हैं तो 4 साल यह पूरा होने के बाद इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट उनको दी जाएगी, और यदि इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने सेना में भर्ती ली है तो उनको कोई ना कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसके बाद वह दी जाएगी, ताकि और
इसके साथ ही 100 लोगों में से 25% लोगों को बाद में रेगुलर आर्मी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब लोग ये कहते हैं कि साहब अग्निवीर जो बनकर आएंगे क्या तो यदि उनको ताजिंदगी यदि सेना में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? बहन भैया, ताजिंदगी तो किसी भी सेवा में लोगों में को काम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और लोग कहते हैं कि हमारे लिए भविष्य में रोजगार की गारंटी क्या होगी? होम मिनिस्ट्री ने भी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने भी, लोगों ने भी घोषणा की है, हमारी सरकार ने भी और ऐसी योजनाएं बना रही हैं ताकि हमारे ये अग्निवीर 4 वर्ष सेवा करने के बाद यदि वह बाहर निकलें सेवा में, यदि रेगुलर सैनिक के रूप में उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती, जो 25% लोगों की होने वाली है, यदि नहीं हो पाती, उसके बाद जो शेष बचते हैं वह निकलें, कहीं ना कहीं रोजगार करना चाहते हैं तो उनको वो रोजगार का अवसर भी मुहैया हो जाए, कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। कई राज्य सरकारों ने यह घोषणा कर दी कि हम यहां उनको प्रायोरिटी देंगे, हम उनके लिए रिजर्वेशन तय करेंगे। होम मिनिस्ट्री ने भी कह दिया, भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम उनको नियुक्ति देंगे। प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने भी कई ने घोषणा कर दी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने सबने घोषणा कर दी कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे अपने। और दूसरी चीज कि 12 लाख रुपए, 11.5 पौने 12 लाख रुपए जब उनके हाथ में होकर निकलेंगे, छोटा मोटा रोजगार भी यदि वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब कोई यह तर्क दे क्या भविष्य की हमारे लिए गारंटी क्या है? हमने 4 साल का समय यहां पर गुजारा है। वैसे देखा जाए तो हर पेशे में, इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई करोड़ों रुपया खर्च करके पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपया खर्च करके लोग पढ़ते हैं, लेकिन सभी के लिए इस बात की गारंटी नहीं रहती कि वो निकलेंगे वहां से तो उनको जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। मेडिकल कॉलेज में भी करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद जो बाहर निकलते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी भूख जो मनुष्य के जिंदगी की होती है, मैं मानता हूं, मान, सम्मान और स्वाभिमान। मनुष्य के हृदय की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है तो मान, सम्मान, स्वाभिमान की होती है। और यही मान, सम्मान, स्वाभिमान की भावना ही है जो कि हमारे देश के नौजवान को इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी जिसने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर भारत आजाद हुआ है। ऐसे ही यह हमारे 4 वर्ष जो हमारे नौजवान निकलेंगे, सारे भारत में हर समाज में अग्निवीर के रूप में पहचाने जाएंगे। जैसे आज सेना का जवान यदि अपनी वर्दी पहनकर बाहर जाता है और या वर्दी नहीं भी होती है, कहता है कि मैं सेना में मैं काम कर चुका हूं, स्वाभाविक रूप से उसके प्रति मन में एक सम्मान का भाव पैदा होता है। इस सोच के कारण ही सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है। रोजगार के मामले में मैंने कहा कि उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने यह भी तय किया है कि 4 साल के बाद उनके हाथ में 11,71,000 रुपया तो होगा ही, इसके अतिरिक्त भी यदि वह लोन चाहते हैं तो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कम ब्याज दर पर उन्हें कर्ज भी मुहैया कराया जाएगा ताकि वह अपना रोजगार कर सकें। यह सरकार का यह फैसला है। और मैंने पहले ही बताया कि ये जो हमारे अग्निवीर सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद सरकारी विभागों में भी जाएंगे तो चयन के लिए इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मित्रों, देश की सेनाओं में अग्निवीरों का पदार्पण केवल नए रिक्रूट्स लाने भर का नाम नहीं है, बल्कि उन्हें भी वही क्वालिटी ट्रेनिंग देकर फौलाद बनाया जाएगा जो आज सेनाओं के जवानों को मिल रहा है। ट्रेनिंग का समय भले ही छोटा होगा, मगर क्वालिटी से हम किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यह हमारे सरकार का यह फैसला है। जी जी जी, नहीं, थैंक यू वेरी मच। आज भारत की सेनाएं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है मेरे बहनों भाइयों, और भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम
2 साल पहले ही हम पूरी दुनिया ने देखा है। मैं जानता हूं तरह तरह की भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता किसी को कि पास्ट हिस्ट्री की तरफ भी अपना नजर उठाकर देखें, लेकिन देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने जिस इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान जिस शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। हम कोई भी काम करते हैं देश के लिए काम करते हैं। कोई भी हमारी राजनीतिक पार्टी हो सकती है, बहुत सारे मुद्दे हैं किसी राजनीतिक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन सब मिला जुलाकर हम पक्ष की राजनीति करते हो, विपक्ष की राजनीति करते हो, राजनीति हमारे देश के लिए होती है। जो मन आए हम बोल जाएं, हम अपने देश के जवानों के मनोबल को तोड़ें, यह इंसाफ नहीं है। भारत का जहां तक प्रश्न है, चीन हो, पाकिस्तान हो या कोई हमारा पड़ोसी हो अथवा दुनिया का कोई देश हो, सबके साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। और वह भारत, जैसा मैंने बताया ना, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला भारत है। हम किसी को चुनौती नहीं देते, लेकिन यह भी सच है किसी भी कीमत पर इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान से हम समझौता नहीं करेंगे। यह भारत का चरित्र है। इन 60 वर्षों में बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के ढांचे पर भी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा कि मजबूत हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, यह सब सारी घटनाएं बहुत हुई हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि हमको 100% कामयाबी मिल गई है। मैं मानता हूं कि जब तक हमारा एक पड़ोसी मित्र रहेगा, तब तक थोड़ा ये चुनौती हमारे सामने से बनी रहेगी। लेकिन काफी हद तक इन आतंकवादियों को एलिमिनेट करने में हमारे सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच जैसा म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन रहा है, उसके कारण हमको बेहद शानदार एक कामयाबी हासिल हुई है। और आपने देखा है कि हमारी सरकार कोई कमजोर सरकार नहीं है। आतंकवादियों के ठिकाने पर उस पार जाकर जरूरत पड़ी है तो सर्जिकल स्ट्राइक की है, जरूरत पड़ी है तो एयर स्ट्राइक करने में भी हमने संकोच नहीं किया है। यह है भारत की ताकत। वो कौन सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने वाले थे? आपके ही भारत के ही सेना के, वायुसेना के यही जवान थे। आगे का युद्ध जो होगा, युद्ध के तरीके बदलेंगे, इसे भी मैं मानता हूं। उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। उसके लिए हम अपने भारत को तैयार कर रहे हूं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ राष्ट्रीय मुद्दे जो लंबे समय तक इस भारत में पेंडिंग थे, उसकी भी यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा। आर्टिकल 370, आश्वासन देने वाले लोग हम लोग नहीं हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को इस पर भी आपत्ति हो सकती है। मैं चाहूंगा यदि हो तो ऐसे इश्यूज फ्लैग किए जाने चाहिए, बतलाए जाने चाहिए। कौन से ऐसे इशू हैं कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था और पूरा नहीं किया। मुझे याद है 2014 में तो मैं ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसमें भी जो घोषणा पत्र बना था। 2019 में भी जब इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाने की बात आई तो हमारे मोदी जी ने और पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि राजनाथ जी ही इसके चेयरमैन होंगे इस कमेटी के। उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 370 की बात कही थी, और आपने देखा सरकार बनते ही चुटकी बजाकर इस धारा 370 को हम लोगों ने समाप्त कर दिया, और हमारे जम्मू कश्मीर की जो एक संवैधानिक दूरी जो भारत के साथ थी, उस संवैधानिक दूरी को हमने समाप्त कर दिया। वादा तो यह भी किया था, आएंगे तो भव्य राम का मंदिर बनेगा। बताने की जरूरत नहीं है, जाइए अयोध्या देखाइए। मित्रों, इन 8 वर्षों में हर भारतीय मूल के व्यक्ति ने महसूस किया है कि भारत में एक ऐसी सरकार है जो भारतीयों की चिंता केवल अपनी सरहदों के भीतर ही नहीं करती है, बल्कि दुनिया के हर कोने में करती है। यूक्रेनियन क्राइसिस, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। भारत में रहने वाले लोग जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, कितने चिंतित थे, कितने व्यथित थे। टेलीविजन के पर्दे पर आपने देखा होगा, उनके माता पिता के आंखों से आंसू चल रहे थे।
उस समय वार जोन से, यूक्रेन में वार जोन से बच्चों को बाहर निकालना, भारतीय बच्चों को, यह कोई छोटा काम नहीं था। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जरूरत पड़ी तो मिस्टर पुतिन से भी बात की, जरूरत पड़ी तो जो जेलेंस्की से, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उनसे बात की, और जरूरत पड़ी तो अमेरिका के भी प्रेसिडेंट से बात की। बहनों भाइयों, सभी लोग इन सभी से बात नहीं कर सकते। जो ग्लोबल लीडर होगा वही सबसे बात कर सकता है और सबकी बातों को मान्यता प्राप्त हो सकती है। ये हम सबके लिए फख्र का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और हमारे प्राइम मिनिस्टर की इमेज भी एक ग्लोबल लीडर्स के रूप में इमर्ज होकर बाहर आई है। एक मेजर अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। यानी डिप्लोमेसी में भी और क्रेडिबिलिटी में भी और लीडरशिप में भी हमारा नेतृत्व आगे है। मित्रों, मैं यहां पर भारत में आई स्टेबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी ने दुनिया भर के निवेशकों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित किया है। पिछले 8 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, $440 बिलियन का एफडीआई भारत में आया है और 2021-22 में यानी एक साल में $83.5 बिलियन की एफडीआई आई है, जो अपने में अब तक का एक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं इससे पूरी संतुष्ट नहीं हूं। एफडीआई और बढ़नी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और भारत में होना चाहिए। आर्थिक और सैन्य दृष्टि के अलावा मेरे बहनों भाइयों, भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी का जहां तक सवाल है, मैं कह सकता हूं कि कल्चरल डिप्लोमेसी में भी भारत यह कामयाब रहा है। योग अब केवल भारत की सीमा तक ही वो सीमित नहीं है, लेकिन हमारे ही प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो प्रस्ताव रखा था, दुनिया के 177 देशों ने उसका जो समर्थन किया था और दुनिया के लगभग 200 से अधिक देशों में आज लोग योग कर रहे हैं। यह हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी का ही परिणाम है। अब हेल्दी वे ऑफ लाइफ का सबसे प्रमुख एक माध्यम मान लिया गया है योगा को, और सारी दुनिया ने मान लिया है। अगले हफ्ते ही 11 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि 21 जून को दुनिया के 193 देशों में इंटरनेशनल योगा डे बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। साथियों, आज पूरे विश्व में एक ऐसी परिस्थिति बन चुकी है जहां दुनिया का इकोनॉमिक इंजन एक नए पावर हाउस की यह तलाश कर रहा है, और मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि भारत दुनिया की इकोनॉमिक रिसर्जेंस करने का पोटेंशियल भारत रखता है। और मेरा यह विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और भारत दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, इसको भी हम लोगों ने दिखाया है। और यह ताकत, यह हमारी किसी को डराने के लिए नहीं है। यह हमारी ताकत किसी को डराने के लिए नहीं है। यह हमारी ताकत, जो हमारी विश्व गुरु बनने की आकांक्षा है, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, इस सोच के आधार पर, इस पर हमारे हृदय का यह भाव है। भारत की संकल्पना एक ऐसे विश्व की है जहां शांति और सद्भावना हो, और हर देश, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जब भारत की ओर देखे तो उसमें एक भय का भाव न हो, बल्कि एक उसके अंदर स्नेह का भाव हो, प्यार का भाव हो। यह भारत चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं, और मुझे विश्वास है कि भारत ऐसे ही विश्व गुरु की कल्पना को 2047 में साकार करेगा, जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे। इन्हीं शब्दों को के साथ पुनः एक बार TV9 को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और इस कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।